दोस्तों हम लोग MSW009 का जो खंड 1 है उसका हमने 4 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट किया है। मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग खंड 1 का आखिरी जो 5वां इकाई है उसको यहाँ पे समझने वाले हैं, समुदाय विकास कार्यक्रम और जवाबदेही। इसको इस वीडियो में पूरा लेक्चर को समझेंगे। जो MSW009 का जो खंड 1 का 5 इकाई है उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का हमारा विषय है सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट। हाँ। हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये है क्या? बिल्कुल, और ये देखेंगे कि कैसे ये लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने और उन्हें देश की तरक्की में आप कह सकते हैं हिस्सेदार बनाने पर जोर देता है। तो मतलब इसमें परिभाषा, तरीके, लक्ष्य ये सब शामिल होगा। हाँ, स्रोत में ये सब हैं: परिभाषा, उपागम, उद्देश्य और इसके जो बुनियादी मूल्य हैं वो भी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। स्रोत के हिसाब से समुदाय क्या है? मतलब समुदाय मतलब या तो किसी खास भौगोलिक इलाके में रहने वाले लोग, अच्छा, या फिर जिनकी रुचियां मतलब हित एक जैसे हों। दिलचस्प है। और ये भी बताया गया है कि पिछले कुछ 100 सालों में इसका मतलब बदला है। हाँ, काफी बदला है। खासकर जैसे जैसे समाज कृषि आधारित से वो उत्तर औद्योगिक समाज की तरफ गया है। और इसका नतीजा समुदाय पर क्या असर पड़ा? असर ये हुआ कि वो जो पारंपरिक सामुदायिक जीवन था, जो आपसी जुड़ाव था, उसमें थोड़ी गिरावट आई है। और विकास का क्या मतलब बताया गया है? विकास का मतलब सीधा सा है प्रगति, बेहतरी। किस तरह की बेहतरी? ऐसी जिससे लोगों की सुरक्षा बढ़े, स्वतंत्रता मिले, उनका सम्मान बढ़े और वो आत्मनिर्भर बने। मतलब इसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों ही शामिल हैं। तो ठीक है, समुदाय समझ लिया, विकास समझ लिया। अब इन दोनों को मिलाकर सामुदायिक विकास, ये क्या है? स्रोत इसे एक प्रक्रिया बताता है, प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया? जिसमें लोग खुद और साथ में सरकारी संस्थाएं मिलकर काम करते हैं। अच्छा, मिलकर। हाँ, ताकि समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हालात सुधर सकें। तो ये सिर्फ ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसे एक सहयोगात्मक प्रक्रिया भी कहा गया है, मिलजुल कर काम करने वाली। जिसका मकसद है क्षमता निर्माण, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। और ये किस आधार पर होता है? ये सामाजिक न्याय और आपसी सम्मान पर आधारित होता है। लक्ष्य है सक्रिय और स्थायी समुदाय बनाना। सक्रिय और स्थायी? हाँ, और ये उन रुकावटों को हटाने की कोशिश करता है जो लोगों को उनके जीवन से जुड़े फैसलों में भाग लेने से रोकती हैं। अच्छा, तो मतलब लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है इसमें। इसके खास लक्ष्य क्या है फिर? हाँ, भागीदारी तो अहम है। मुख्य लक्ष्यों में है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बराबरी के मौके तैयार करना। सबके लिए? हाँ, पूरे समुदाय के लिए। उनकी सेहत और समृद्धि में सुधार लाना। और समुदाय में ऐसे प्रयास शुरू करना जो लंबे समय तक चलें। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। और साथ ही जागरूकता बढ़ाकर जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान निकालना। ठीक है, इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कुछ खास तरीके, कुछ अप्रोच भी बताए गए होंगे। हाँ, कुछ खास उपागमों का जिक्र है। जैसे एक है परिसंपत्ति आधारित उपागम, मतलब एसेट बेस्ड। वो क्या होता है? इसमें समुदाय की जो मौजूदा क्षमताएं हैं, जो उनके पास पहले से संसाधन है, उन पर ध्यान दिया जाता है, कमियों पर नहीं। अच्छा, मतलब जो अच्छा है उसे और बेहतर बनाना। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा है समावेशी प्रक्रिया, मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें समुदाय की जो विविधता है, जो अलग अलग तरह के लोग हैं, उन सबको शामिल किया जाए। ताकि कोई छूटे नहीं। बिल्कुल। और तीसरा है सहयोगात्मक योजना, यानी प्लानिंग मिलकर करना, ताकि समुदाय को लगे कि ये योजना उनकी अपनी है, ओनरशिप महसूस हो। समझ आ गया। ये तरीके तो ठीक हैं, पर इनके पीछे कुछ सिद्धांत, कुछ वैल्यूज भी होंगी। हाँ बिल्कुल। स्रोत कुछ बुनियादी मूल्यों पर काफी जोर देता है। जैसे सामाजिक न्याय मतलब मानवाधिकारों की मांग करना, और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उस पर लोगों का नियंत्रण होना। ठीक है। और फिर है सहभागिता, पार्टिसिपेशन, यानी जो भी मुद्दे हैं उनमें लोगों की भागीदारी हो। समानता, यानी किसी भी तरह के भेदभाव को चुनौती देना। ये भी जरूरी है। बिल्कुल। फिर है सीखना, मतलब लोगों के कौशल और ज्ञान का विकास करना। और आखिरी सहयोग, यानी आपसी सम्मान के आधार पर मिलकर काम करना, एक्शन लेना। तो ये मूल्य दिखाते हैं कि ये सिर्फ कोई आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं है,
बल्कि काफी गहरा है। हाँ, ये सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया है एक तरह से। स्रोत में कुछ मान्यताओं, कुछ अजम्पशंस का भी जिक्र है शायद। हाँ, कुछ धारणाएं बताई गई हैं। जैसे ये माना जाता है कि समुदायों में कुछ साझा हित होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स, जिनके लिए वो साथ आ सकते हैं। हाँ, जिनके लिए सहयोग संभव हो पाता है। और एक और धारणा है कि राज्य यानी सरकार जब संसाधन बांटती है तो निष्पक्ष होती है। ये दूसरी वाली धारणा, क्या ये हमेशा सही होती है? वही बात है। सरोज भी इशारा करता है कि इस पर शायद विचार करने की जरूरत हो सकती है। ये हमेशा सच हो जरूरी नहीं। सही कहा। अच्छा, जो लोग इस काम में लगे होते हैं, जो सामुदायिक विकास कार्यकर्ता होते हैं, उनकी कुछ प्रतिबद्धताएं, कुछ कमिटमेंट्स भी बताई गई हैं। हाँ, बताई गई हैं। वो कुछ चीजों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। किन चीजों के लिए? जैसे भेदभाव को चुनौती देना, पर्यावरण का संरक्षण करना, अच्छा, अलग अलग समुदायों के बीच संबंध बनाना, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार जैसे जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देना, और समाज में जो शक्ति संबंधों का असंतुलन है, मतलब पावर इम्बैलेंस, उसे खत्म करने की कोशिश करना। काफी बड़ी जिम्मेदारियां हैं तो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और बात जो स्रोत में साफ की गई है, सामुदायिक विकास और सामुदायिक कार्य में अंतर। ये क्या अंतर है? हाँ, ये एक जरूरी नुक्ता है। सामुदायिक विकास को एक प्रक्रिया बताया गया है, प्रोसेस, जिसमें स्थानीय लोगों की एकजुटता और उनकी सक्रिय भागीदारी, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है। और सामुदायिक कार्य एक ज्यादा व्यापक शब्द है, एक ब्रॉडर टर्म। इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं जो स्थानीय स्तर पर होती तो है, लेकिन हो सकता है सदस्य सिर्फ सेवाओं का उपयोग कर रहे हों, मतलब वो सक्रिय भागीदार ना हो। हाँ, हो सकता है वो उतने सक्रिय भागीदार ना हो जितने सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में अपेक्षित होते हैं। भारत के संदर्भ में भी कुछ कहा गया है? हाँ, भारत के बारे में कहा गया है कि यहाँ अक्सर ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। कैसे? मतलब बुनियादी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, लोगों के अधिकारों के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं, और साथ ही आत्मनिर्भरता के लिए समुदाय आधारित उपागमों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है यहाँ। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सामुदायिक विकास क्या है? संक्षेप में ये लोगों को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं का निर्माण करने, हाँ, और सामाजिक न्याय, समानता जैसे मूल्यों के आधार पर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की एक सहयोगात्मक, एक मिलीजुली प्रक्रिया है। ये सिर्फ बाहर से दी गई मदद नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लोगों की अपनी कोशिशों और सरकारी प्रयासों का एक तरह से संगम है। लक्ष्य है समुदायों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह से एकीकृत करना, शामिल करना। सही। और खास तौर पर उनमें जवाबदेही का क्या रोल है, इस पर हमारे पास एक दस्तावेज है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जवाबदेही और सिद्धांत। हम इसी के कुछ मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि ये प्रोग्राम्स असल में काम कैसे करते हैं, और ये जो बात कही जा रही है कि जवाबदेही इनकी सफलता के लिए क्यों इतनी जरूरी है। दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये कार्यक्रम कोई ऊपर से थोपे हुए नहीं होते, बल्कि लोगों की भागीदारी से चलते हैं। स्थानीय संस्थाएं, समूह, वहाँ के नेता सब शामिल होते हैं। मतलब इनका रवैया वो सरकारी फाइलों वाला नहीं, बल्कि विकास करने वाला होता है। ये लोगों को मदद करते हैं कि वो अपनी ज़रूरतें समझें, अपने मौके पहचाने, अपने अधिकार जाने और अपनी जिम्मेदारियां भी, और फिर मिलकर प्लान बनाएं, काम करें, और जो किया है उसका असर क्या हुआ ये भी देखें। तो एक तरह से लोगों को ताकत देने का जरिया है, जो नाइंसाफी को चुनौती देने और असमानता कम करने की भी बात करते हैं। ये उद्देश्य तो वाकई काफी ऊंचे हैं, और यही शायद जवाबदेही वाली बात सबसे अहम हो जाती है ना? बिल्कुल, क्योंकि स्रोत भी यही कहता है कि इन बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना है, कार्यक्रम को सफल बनाना है, तो जवाबदेही बहुत बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि इसे बाद में सोचेंगे, बल्कि निगरानी, मूल्यांकन और एक पारदर्शी जवाबदेही की प्रक्रिया, ये सब कार्यक्रम में शुरू से ही होनी चाहिए। एकदम सही कहा। और ये जवाबदेही शब्द जो है, इसका मतलब भी साफ होना जरूरी है। स्रोत में गोएत्स और जेनकिंस का जिक्र है। वो कहते हैं कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो है जिम्मेदारी लेना, मतलब जवाब देना कि क्या किया, क्यों किया, और दूसरी चीज जो अक्सर शायद नजरअंदाज हो जाती है, वो है कि अगर काम सही ना हो तो उसके नतीजे भुगतने की व्यवस्था हो, जिसे दंडनीयता कह सकते हैं। अच्छा, यानी सिर्फ जवाब देना काफी नहीं, कुछ एक्शन भी हो सकता है। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि जवाबदेही सिर्फ एक तरह की नहीं होती। एक है राजनीतिक जवाबदेही, मतलब जो बड़े फैसले लिए गए
उनके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरी है प्रबंधकीय जवाबदेही, यानी जो काम तय हुआ था वो ठीक से हो रहा है या नहीं, उसकी जिम्मेदारी। ये फर्क समझना जरूरी है, ताकि पता चले कि अगर कोई गड़बड़ है तो कहाँ है। बिल्कुल। कुछ लोग तो इसे राजनीतिक, सामुदायिक और नौकरशाही जवाबदेही ऐसे 3 हिस्सों में भी देखते हैं। तो फिर ये सवाल उठते होंगे कि भाई किसकी जवाबदेही है, किसके प्रति है, कब तय होगी, किन मुद्दों पर होगी, और आखिर मकसद क्या है इसका? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल बहुत अहम है और इन्हीं सवालों के जवाब से तय होता है कि जवाबदेही का तंत्र या सिस्टम कैसा बनेगा। स्रोत कुछ तरीके भी बताता है, जैसे नीतियां बनाते वक्त नागरिकों को शामिल करना, या सहभागी बजटिंग, मतलब बजट कैसे बने, कहाँ खर्च हो, इसमें लोगों की राय लेना, नागरिक निगरानी समितियां बनाना, सलाहकार बोर्ड बनाना, या फिर लॉबिंग करना। ये सब तरीके हैं। इन सब का निचोड़ एक ही है। देखिए, उम्मीद ये की जाती है कि जो भी जिम्मेदार है, चाहे कोई व्यक्ति हो या समूह, वो अपने काम का ब्यौरा दे, समझाएं और फिर सलाह और आलोचना सुनने को तैयार रहे और उसके आधार पर सुधार करें। ये नहीं कि बस सुन लिया, सुधार होना चाहिए। हाँ, ये सुधार वाला पहलू महत्वपूर्ण है। अच्छा, स्रोत जवाबदेही की कुछ विशेषताओं का भी जिक्र करता है, जैसे कि यह वैयक्तिक होती है, मतलब जिम्मेदारी किसी एक इंसान को ही दी जा सकती है, पूरे समूह को नहीं। सही। और ये ऊर्ध्वाधर होती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कोई सुपरवाइजर अपने नीचे काम करने वाले को जिम्मेदार ठहराता है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत कहता है वो ये कि जवाबदेही अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी, ये तटस्थ है, न्यूट्रल है। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये कि अगर काम अच्छा हुआ है, लक्ष्य पूरे हुए हैं, तो उसकी पहचान, उसकी तारीफ, वो भी जवाबदेही का ही हिस्सा है। लेकिन हाँ, अगर प्रदर्शन खराब रहा तो फिर उसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। शायद काम करने का तरीका बदलना पड़े या कोई और सख्त कदम भी उठाया जा सकता है। समझ गया। तो ये सिर्फ सजा नहीं है, अच्छे काम को पहचानना भी है। बिल्कुल। और इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए स्रोत 4 सिद्धांत बताता है। एक तरह से ये शायद इसे लागू करने का फ्रेमवर्क है। जिम्मेदारी और अधिकार दोनों बिल्कुल साफ साफ तय हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। जिसे जिम्मेदारी दी है उसे जरूरी गाइडेंस और सपोर्ट भी मिले। ऐसा ना हो कि बस काम दे दिया। हाँ, ये जरूरी है। जो नतीजे आए हैं उनकी तुलना लक्ष्यों और मानकों से हो, और ये तुलना निष्पक्ष हो, ऑब्जेक्टिव हो। उस तुलना के आधार पे फिर सही एक्शन लिया जाए, चाहे वो सुधार हो, तारीफ हो या फिर कोई और कदम। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से ये तो साफ लग रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने असरदार होंगे, ये सीधा सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें जवाबदेही की व्यवस्था कितनी मजबूत और कितनी साफ है। ये बस कोई प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो सफलता की कुंजी एक तरह से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। देखिए, ये सारे सिद्धांत, ये तंत्र, ये कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं। सामुदायिक विकास एक ऐतिहासिक प्रयास से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प दस्तावेजों की अक्सर हम ऐसा मान लेते हैं कि भारत में सामुदायिक विकास की कहानी वो आज़ादी के बाद ही शुरू हुई है। पर क्या वाकई ऐसा है? आज का हमारा मकसद है इन शुरुआती स्वतंत्रता पूर्व के जो प्रयास थे उनकी अहमियत को समझना। चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोशिशें आज़ादी से पहले न सिर्फ थीं, बल्कि काफी मायने रखती थीं। अच्छा। हाँ, ये कोई ऐसे ही बिखरे हुए छोटे मोटे कार्यक्रम नहीं थे, ये असल में एक बड़े फलसफे का हिस्सा थे। और दिलचस्प बात तो ये है कि इन्हीं शुरुआती तजुर्बों ने, आप कह सकती हैं, भविष्य के जो बड़े विकास कार्यक्रम हुए उनकी नींव तैयार की। तो जो हम आज कम्युनिटी डेवलपमेंट कहते हैं उसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जड़ें काफी गहरी हैं। हाँ, ये बात तो थोड़ी चौंकाने वाली है। और हमारे स्रोत कुछ खास उदाहरण भी देते हैं ना, जैसे गांधी जी का सेवाग्राम प्रयोग, फिर वो बंबई राज्य का सर्वोदय ग्राम विकास प्रयोग। हाँ, सर्वोदय। मद्रास की फिरका विकास योजनाएं और इटावा और गोरखपुर की परियोजनाएं भी। जी। ये नाम सुनते ही लगता है कि देश के अलग अलग कोनों में कुछ बहुत अहम चल रहा था उस वक्त। ये सेवाग्राम वाला जो है, इसके बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? क्या खास मकसद था उसका? जरूर।
देखिए, सेवाग्राम का प्रयोग जो था वो बुनियादी तौर पर आत्मनिर्भरता पर जोर देता था। आत्मनिर्भरता। हाँ, और स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल। गांधी जी का विचार ये था कि गांव अपनी जरूरतों के लिए खुद सक्षम बने। अच्छा। और ये उस समय के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह वो जो मद्रास की फिरका विकास योजनाएं थी वो भी अनोखी थी। क्यों? उनमें क्या खास था? उनका लक्ष्य था विकास को प्रशासन के सबसे निचले स्तर तक ले जाना, मतलब फिरका लेवल तक। ओह अच्छा, जमीनी स्तर पर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर काम करने की सोच वो पहले से मौजूद थी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सिद्धांत नहीं थे, बल्कि जमीन पर उतारने के ठोस मॉडल भी तैयार हो रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ। और आपने इटावा और गोरखपुर परियोजनाओं का भी जिक्र किया था, उनमें क्या खास था? देखिए, इटावा परियोजना जिसे अल्बर्ट मेयर ने शुरू किया था, वो एक तरह से बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल बनी। बहुउद्देशीय मतलब उसमें खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ शामिल था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का शुरुआती रूप था। समझ गया। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इन सभी कोशिशों के पीछे नई तकनीकें अपनाने का जज्बा था, नई पहलें करने का हौसला था और एक गहरा विश्वास था कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। और ये सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं थीं, इनमें राष्ट्रवादी चिंतकों और समाज सुधारकों का भी पूरा समर्थन था। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब ये विकास के प्रयोग सिर्फ आर्थिक या सामाजिक नहीं थे, बल्कि कहीं ना कहीं आजादी के आंदोलन की जो बड़ी सोच थी उससे भी जुड़े थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि देश को सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाना है। बिल्कुल। ग्रामीण पुनर्निर्माण के इन प्रयोगों को उस दौर के बड़े राष्ट्रवादी नेताओं और विचारकों का समर्थन हासिल था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सामाजिक सुधार और विकास की सोच वो स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ चल रही थी, कंधे से कंधा मिलाकर। ये आजादी के बाद अचानक से टपकी हुई चीज नहीं थी, बल्कि इसकी आप कह सकती हैं वैचारिक और प्रायोगिक जमीन पहले से तैयार हो रही थी। तो कुल मिलाके जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो ये तस्वीर पेश करते हैं कि सामुदायिक विकास की अवधारणा भारत में वो अचानक से नहीं आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक ठोस ऐतिहासिक आधार है, जिसमें नवीनता भी है, प्रयोग करने का जज्बा भी है और राष्ट्रवादी विचारधारा का संगम भी दिखता है। सही कहा। ये जानकारी यकीनन सामुदायिक विकास के पूरे सफर को समझने का एक नया नजरिया देती है। निश्चित रूप से। और मुख्य बात यही है कि भारत में सामुदायिक विकास का इतिहास सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन शुरुआती प्रयोगों, उस विश्वास और उस बौद्धिक समर्थन में रचा बसा है जो आजादी से पहले आकार ले रहे थे। और ये जानना हमें आज के जो विकास कार्यक्रम है उनकी चुनौतियों और संभावनाओं को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद कर। सामुदायिक विकास की जो कहानी है उसको थोड़ा खंगाल रहे हैं जी। हमारे पास जो दस्तावेज हैं सामुदायिक विकास के आयाम पर आधारित, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी के बाद से अब तक ये पूरी यात्रा कैसे रही है। बिल्कुल। गांवों में, आदिवासी इलाकों में, शहरों में कैसे लोगों की भागीदारी से विकास लाने की कोशिश हुई है, क्या सफल रहा, क्या चुनौतियां रहीं, इस पर एक नजर डालते हैं। जी हाँ, और ये सफर काफी दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि वक्त के साथ विकास को लेकर सोच कैसे बदली है। हाँ। शुरुआत तो हुई थी 1952 में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। तब 55 विकास खंडों में से शुरू किया गया था। अच्छा, 55 ब्लॉक से शुरुआत हुई। हाँ, और सोच ये थी कि गांव के जो संसाधन हैं वो बेहतर हों, लोग खुद नेतृत्व करें, खेती सुधरे और आम जीवन स्तर बेहतर हो। मतलब एक तरह से जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़कर विकास करने का प्रयास। बिल्कुल। इसके लिए पूरा ढांचा बनाया गया था, केंद्र से लेकर ब्लॉक लेवल तक। मंत्रालयों की जिम्मेदारियां भी बदली। लेकिन ये शुरुआती मॉडल क्या ये पूरी तरह कामयाब रहा या इसमें कुछ कमियां भी नजर आईं? हाँ, कमियां तो थी। जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये कार्यक्रम सरकारी ज्यादा बन गया। अच्छा। लोगों का अपना कार्यक्रम नहीं बन पाया, तालमेल की कमी थी और शायद जमीनी हकीकत से थोड़ा टटा हुआ था। तो इसी समिति ने सुझाया कि असली ताकत पंचायतों को दी जाए, मतलब विकेंद्रीकरण हो। हाँ, पंचायती राज की बात। जी, वही त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और इसे फिर 73वें संशोधन से कानूनी जामा पहनाया गया। बिल्कुल सही। इससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को एक मजबूत आधार मिला। फैसले लेने का अधिकार स्थानीय लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को मिला। तो ये एक बड़ा शिफ्ट था, ऊपर से योजना बनाने के बजाय
नीचे से विकास की बात। बिल्कुल। लेकिन फिर योजनाओं का फोकस भी बदला शायद, जैसे किसी खास समूह पर ध्यान देना। हाँ, सही कहा। धीरे धीरे ये समझ आया कि सबको एक ही तरीके से नहीं देखा जा सकता। फिर आई IRDP जैसी योजनाएं, मतलब समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। ये गरीब परिवारों पर केंद्रित थी। ओके। फिर WCRA आई, जिसने खासतौर पर महिलाओं के स्व सहायता समूह को यानी SHGs को बढ़ावा दिया। हाँ, ये SHG वाला आइडिया तो काफी पॉपुलर हुआ। बहुत ज्यादा। ये छोटे छोटे समूह अक्सर महिलाओं के जो बचत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये मॉडल काफी सफल रहा। फिर बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY आई। इसमें क्या अलग था? इसमें स्व सहायता समूहों को और बढ़ावा मिला। छोटे मोटे कारोबार यानी माइक्रो एंटरप्राइज शुरू करने में मदद मिली। और हाल के सालों में देखें तो मनरेगा, MGNRG है ना? हाँ, 100 दिन के काम की गारंटी। जी। और साथ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं भी चलती रहीं। ठीक है, तो ये तो हुई ग्रामीण भारत की बात, लेकिन आदिवासी इलाकों की चुनौतियां, उनकी जरूरतें, वो तो बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए क्या खास सोचा गया? हाँ, बिल्कुल अलग। उनके लिए 1954 में कुछ विशेष बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई, पर वो बहुत सफल नहीं रही। फिर आई जनजातीय उपयोजना यानी TSP, ट्राइबल सब प्लान। इसका मकसद था आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक विकास करना और उन्हें शोषण से बचाना। इसे लागू किया गया ITDPs के जरिए, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके। और फिर 1999 में तो अलग से जनजातीय कार्य मंत्रालय ही बना दिया गया। हाँ, यहां भी भागीदारी पर जोर रहा। मतलब सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, इन सब पर बनी स्थानीय समितियां, महिला मंडल, ये सब मिलकर काम करें। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां ये भागीदारी वाला मॉडल वाकई सफल रहा हो? हाँ, आंध्र प्रदेश की जो जनजातीय विकास परियोजना है वो काफी सफल मानी जाती है। अच्छा, कैसे? वहां स्व सहायता समूह बने, गांव स्तर पर विकास समितियां बनी, VTDA जिन्हें कहते हैं, समुदाय के ही लोग कोऑर्डिनेटर बने, उन्होंने जागरूकता फैलाई, लोगों को जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि समुदाय अपने संसाधनों जैसे जंगल, जमीन, पानी, इनको बेहतर तरीके से मैनेज करने लगा। उनकी आमदनी भी बढ़ी। ये दिखाता है कि जब समुदाय खुद आगे आता है तो विकास टिकता है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, अब शहरों की तरफ आते हैं। शहरी सामुदायिक विकास कैसे अलग है? वहां की समस्याएं तो बिल्कुल जुदा हैं। हाँ, शहरों में गरीबी का स्वरूप अलग है। झुग्गी झोपड़ियां, सफाई, स्वास्थ्य, ये बड़ी चुनौतियां हैं। यहाँ भी सरकारी और जो स्वैच्छिक संगठन हैं, उन्होंने सामुदायिक स्तर पर काफी काम किया है। जैसे 1997 में आई थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। इसका फोकस था शहरी गरीबों को स्वरोजगार या फिर मजदूरी वाले रोजगार दिलवाना। इसमें भी सामूहिक उपागम यानी ग्रुप अप्रोच पर जोर था। और केरल का कुटुंबाश्री मॉडल, हाँ, वो तो बहुत सुना है। हाँ, कुटुंबाश्री तो एक बेहतरीन मिसाल है। ये केरल सरकार का कार्यक्रम है। फोकस है महिलाओं के जरिए गरीबी हटाना। इसकी क्या खासियत है? इसकी बुनियाद है पड़ोस समूह या NHG। आसपास की महिलाएं मिलकर छोटे समूह बनाती हैं। फिर ये समूह ऊपर ADS और CDS लेवल पर जुड़ते हैं। ADS और CDS, एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी। और इस पूरे नेटवर्क को सरकार का बहुत मजबूत सपोर्ट मिला। ये पूरे राज्य में फैला है और बहुत सफल रहा है। वाह। और मुंबई में S-Park और महिला मिलन का काम, वो भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, मिलता जुलता। S-Park ने मुंबई में जो फुटपाथ पर रहने वाली महिलाएं थीं, उन्हें महिला मिलन के तौर पर संगठित किया। उन्होंने बचत समूह बनाए। अच्छा। और फिर नेशनल स्लम ड्वेलर्स फेडरेशन NSDF के साथ मिलकर झुग्गी वासियों के लिए बेहतर घर बनवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने खुद सर्वे किए, प्लानिंग की, घरों के डिजाइन बनाए। मतलब समुदाय ने खुद अपनी आवाज बुलंद की। ये तो सचमुच सशक्तिकरण है। बिल्कुल। इनके अलावा राजीव आवास योजना, अटल मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, ये सब भी शहरी विकास की बड़ी पहलें हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, मुख्य बात यह है कि भारत में सामुदायिक विकास का रास्ता सीधा नहीं रहा है। ये लगातार बदला है, विकसित हुआ है। गांवों, आदिवासियों, शहरों की अपनी अपनी जरूरतों को समझते हुए। हाँ। और एक बड़ा सबक ये है कि सिर्फ सरकारी योजनाएं बना देना काफी नहीं है। जब तक लोग खुद शामिल नहीं होंगे, स्व सहायता समूह या स्थानीय समितियां नहीं बनेंगी, फैसलों में उनकी आवाज नहीं होगी, तब तक असली और टिकाऊ बदलाव लाना मुश्किल है। बिल्कुल। कुटुंबाश्री और आंध्र प्रदेश वाले उदाहरण यही दिखाते हैं। जी हाँ। ये समझना बहुत जरूरी है कि विकास असल में जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। सामुदायिक विकास के आइडिया पर और इससे जुड़े जो अलग अलग कार्यक्रम हैं,
उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जैसा कि हमारे पास जो सामग्री है उसमें समझाया गया है, असल मुद्दा ये लग रहा है कि विकास की इस पूरी प्रक्रिया में बाहरी मदद तो हो सकती है, पर फोकस हमेशा समुदाय और वहाँ के लोग ही रहते हैं। मतलब उन्हीं का विकास सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये जो सामुदायिक विकास है, ये सिर्फ मतलब सड़कें या इमारतें बनाना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो असल में जुड़ा है सामाजिक न्याय से, बराबरी, आत्मनिर्भरता और सबसे जरूरी वो लोगों की अपनी भागीदारी। अच्छा, इन मूल्यों से जुड़ा है। और एक और दिलचस्प बात है, सामग्री ये भी कहती है कि समुदाय के अंदर से ही लीडरशिप निकले, उसे बढ़ावा देना भी इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, और ये जो लोगों पर फोकस वाली बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। इसी से शायद वो जवाबदेही वाला मुद्दा भी जुड़ता है जिस पर इन स्रोतों में काफी जोर दिया गया है। मतलब कि जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो आम लोग हों या पैसा देने वाली संस्थाएं, सरकार हों, एनजीओज हों, सबको समुदाय के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। पर सवाल यह है कि ये जवाबदेही सिर्फ कागजों में न रह जाए। इसके लिए क्या तरीके हैं? मतलब असल में कैसे हो ये एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल। और सामग्री बताती है कि इसके लिए ठोस व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। सिर्फ रिपोर्ट भेज देना वो काफी नहीं है। इसमें जिक्र है जैसे सोशल ऑडिट या कम्युनिटी स्कोर कार्ड जैसी चीजों का, जहां समुदाय सीधे तौर पर अपनी राय दे सके, कामों की निगरानी कर सके। एक स्टडी का भी जिक्र है जो दिखाती है कि जहां ऐसी सामुदायिक निगरानी होती है ना, वहां संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो लक्ष्य यही है कि जिम्मेदारियां साफ हों और काम करने वालों को मतलब सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह ठहराया जा सके। अकी दिलचस्प है कि जवाबदेही को इतना प्रैक्टिकल बनाने पर जोर है। सामग्री में गांव, आदिवासी इलाके और शहरों में भी जो अलग-अलग तरह के सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका भी जिक्र है। इससे पता चलता है कि यह आइडिया कितना फैला हुआ है। क्या इन अलग-अलग जगहों के कार्यक्रमों में कोई खास फर्क दिखता है या कोई एक कॉमन धागा है जैसा स्रोतों में बताया गया हो? हाँ, एक बहुत रोचक बात ये निकल कर आती है कि कई कार्यक्रम, चाहे वो किसी भी इलाके में हो, असल में लोगों ने खुद ही छोटे स्तर पर शुरू किए होते हैं। अच्छा, खुद से? हाँ, बिल्कुल। बाद में शायद सरकार या कोई संस्था उनकी मदद के लिए आगे आती है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोगों में असल में कितनी क्षमता है। जहां तक फर्क की बात है, तो जाहिर है आदिवासी क्षेत्रों की जरूरतें और चुनौतियां शहरी झुग्गी बस्ती से अलग होंगी, और स्रोत इस बात को मानते भी हैं। लेकिन जो कॉमन धागा है वो वही है, लोगों की भागीदारी और उनकी जरूरतों को सबसे पहले रखना। और इन अलग-अलग कार्यक्रमों को जोड़ने की, मतलब इंटीग्रेट करने की बात भी कही गई है, खासकर गरीबी मिटाने वाले प्रयासों में। ऐसा क्यों जरूरी माना गया है? हाँ, इंटीग्रेशन पर जोर इसलिए है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट या संस्थाएं एक ही समुदाय में अपने-अपने कार्यक्रम चला रही होती हैं, बिना किसी तालमेल के। हाँ, ये तो होता है। इससे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और असर कम हो जाता है। तो स्रोत बताते हैं कि जब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे कार्यक्रम मिलकर काम करते हैं, तो गरीबी पर ज्यादा असरदार तरीके से चोट की जा सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब कार्यक्रम सच में लोगों की भागीदारी से बने, समुदाय उनकी निगरानी करें और उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए। ये भागीदारी वाली बात बार बार आ रही है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या स्रोत इस बात पर भी कुछ कहते हैं कि कई बार ये भागीदारी सिर्फ नाम की होती है, मतलब दिखाने के लिए, असल में फैसले कहीं और लिए जाते हैं? इसे कैसे पक्का किया जाए कि भागीदारी सच्ची हो? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और सामग्री इससे बचती नहीं है। बिल्कुल। वो बताती है कि सच्ची भागीदारी का मतलब सिर्फ मीटिंग में लोगों को बुला लेना भर नहीं है। इसका मतलब है कि प्लानिंग से लेकर उसे लागू करने और फिर उसके असर का मूल्यांकन करने तक हर स्टेप पर समुदाय की आवाज को अहमियत दी जाए। हाँ। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को सही जानकारी मिले, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वो अपनी बात रख सकें। और जैसा हमने पहले बात की, जवाबदेही तय हो। जब समुदाय को लगता है कि हाँ, हमारी बात सुनी जा रही है और उसका असर हो रहा है, तभी भागीदारी सच्ची बनती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सामुदायिक विकास एक काफी गहरा और कह सकते हैं बहुआयामी विचार है। इसमें सिर्फ योजनाएं बनाना ही नहीं है, बल्कि लोगों को सशक्त करना, सामाजिक मूल्यों को अपनाना और एक पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट, जवाबदेही व्यवस्था बनाना शामिल है। बिल्कुल। और ये गांव से लेकर शहर तक हर जगह के लिए जरूरी है। एकदम।
और इन सब बातों के साथ ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि गरीबी हटाने जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए अलग-अलग कोशिशों को जोड़ना कितना जरूरी है। कार्यक्रम ऐसे हों जिनमें समुदाय की असली हिस्सेदारी हो, वो खुद निगरानी रखें और उन्हें ढंग से लागू किया जाए। स्रोत इस बात पर भी बल देते हैं कि जो पहले कहीं सफल हुई हैं, उनसे सीख कर अच्छी बातों को दूसरी जगहों पर अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।